हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय अविशा एंड अर्पिता। सो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फर्स्ट इज़ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एक इंडिविजुअल अपनी मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड है, अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार है। ऐसा क्यों होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से बेरोज़गार होता है? बिकॉज़ शायद उसको अपनी चॉइस की जॉब नहीं मिल रही, या ऐसा है कि उसको जॉब मतलब मिल रही है मार्केट में बट वो अपनी मर्ज़ी से अनएम्प्लॉयड है बिकॉज उसको वो वेज रेट नहीं मिल रहा जो वो एक्चुअली ढूंढ रहा है। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ एन एग्जिस्टेंस ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सेकेंड इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बेसिकली वो टाइम पीरियड जब एक इंडिविजुअल एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब जब ढूंढता है, दैट इज़ जो सर्च पीरियड को बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसे कई बार हम सर्च अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। सो दिस कैन बी बेस्ड ऑन द वॉलंटरी सर्कमस्टांसेस। एक इंडिविजुअल की क्या वॉलंटरी सर्कमस्टांसेस उसके ऊपर बेस्ड होता है, दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन 2014 पेपर 2। द क्वेश्चन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्न ओवर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो व्हाट इज टर्न ओवर अनएम्प्लॉयमेंट? सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अकर करता है ड्यूरिंग द नॉर्मल जॉब सर्च प्रोसेस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर्स, जहाँ पर जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर के प्रोसेस के अंदर होते हैं द लेबर मार्केट। सो दैट बेसिकली एक्ट एज अ रिप्लेसिंग द एम्प्लॉय विद द न्यू एम्प्लॉय। सो जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? टर्न ओवर अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो जब एक एम्प्लॉय लीव करता है कंपनी को एंड हैज़ टू बी रिप्लेस्ड, उसे हमें रिप्लेस करना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई इसको क्या बोलते हैं? टर्न ओवर। अ सर्टन अमाउंट ऑफ टर्न ओवर जो है वो बहुत नेचुरल होता है। सो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज रिलेटेड विद द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग जॉब, जिसके अंदर दिस पीरियड in which he is out of work, that is frictional unemployment. ठीक है। नेक्स्ट कम्स द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी हमने पढ़ा था वो अपनी मर्जी से बेरोजगार है। इनवॉलंटरी मतलब वो अनएम्प्लॉयड है बट अपनी मर्जी से नहीं, उसके पास वो विलिंगनेस है काम करने की, वो प्रिवेलिंग वेज पे काम करना चाहता है बट उसको काम नहीं मिल रहा, दैट इज़ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट इज़, अगर हमें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट में से रेट ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है इट इज़ बेसिकली फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे एक गिवन वेज रेट पे जो क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड है वो ज़्यादा होता है क्वांटिटी ऑफ लेबर डिमांडेड से। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देर इज़ अ फंडामेंटल मिसमैच बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु एक्चुअली वांट टू वर्क एंड द नंबर ऑफ पीपल दैट आर अवेलेबल फॉर वर्क, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर वर्कर्स जो हैं वो लैक करते हैं द स्किल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू डू दैट पर्टिकुलर जॉब एंड मे नॉट, ऐसा भी हो सकता है कि वो उस जगह पे नहीं रहते जहाँ पे वो जॉब अवेलेबल है। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द 5 मेजर कैटेगरीज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो कि डिस्टिंग्विश करा जाता है बाय मैनी इकोनॉमिस्ट। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑल्सो नोन एज द परमानेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक होता है ये अनएम्प्लॉयमेंट, लंबे समय तक के लिए चलता है। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज देर आर मल्टीपल कॉजेज दैट आर देयर. So it focuses on structural problem within an economy and inefficacies in the labor market. So structural unemployment जो है वो occur करता है जब labor market is not able to provide the job to everyone who's seeking employment. So that is inadequacy of productive capacity. सबको जॉब नहीं मिल रही है, inadequacy of productive capacity, that is structural unemployment. So there is a mismatch between the skill of unemployed worker and skill needed for the job that are available. ठीक है। So unemployment जो है that also results from wage rigidity and job rationing. So that is referred as structural unemployment. सो इसके अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटीज़, ये रेफ़र करता है टू द डिफ़िकल्टीज़ इन लर्निंग न्यू स्किल्स। एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है न्यू स्किल्स या एप्लीकेशंस को लर्न करने के लिए न्यू इंडस्ट्री के अंदर या टेक्नोलॉजिकल चेंज को। फॉर एग्जांपल एक अनएम्प्लॉयड फार्मर है, वो स्ट्रगल कर सकता है इन फाइंडिंग जॉब इन द हाईटेक इंडस्ट्रीज। सो दैट इज़ ऑक्यूपेशनल इमोबिलिटीज़।
Second is geographical immobilities. It is basically refers to the difficulty in moving region to get a job. मतलब उसको अगर वो उस रीजन में जाएगा तो उस टाइम जब डिफ़िकल्टीज होती हैं, दैट इज़ जोग्राफिकल इमोबिलिटीज़. फॉर एग्जांपल उस एक इंडिविजुअल को जॉब मिल रही है लंदन के अंदर, बट देयर आर डिफ़िकल्टीज़ कि उसको सूटेबल अकोमोडेशन नहीं मिल रहा, जो बच्चे हैं उनकी स्कूलिंग के लिए अप्रोप्रिएट जगह नहीं मिल रही. सो दैट इज़ जोग्राफिकल इमोबिलिटीज़. ठीक है. नेक्स्ट कम्स द जोग्राफिकल द टेक्नोलॉजिकल चेंज. सो जोग्राफिकल हमने पढ़ लिया. टेक्नोलॉजिकल चेंज, फॉर एग्जांपल आजकल इतनी हाईटेक चीज़ें हो गई हैं, लेबर की ज़रूरत कम होती जा रही है. सो इफ़ देर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ लेबर से सेविंग टेक्नोलॉजी, सो उस केस में क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज़ दे फॉल इन डिमांड फॉर सम टाइप ऑफ लेबर. एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर की ज़रूरत नहीं है, सो इन दैट केस इट मे बी रिप्लेस्ड बाय मशीन्स. सो दैट इज़ टेक्नोलॉजिकल चेंज. स्ट्रक्चरल चेंज क्या होता है? स्ट्रक्चरल चेंज वी ऑलरेडी स्टार्टेड. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसके अंदर जैसे कोल माइंस हो गई, तो दैट इज़ अब वो कम होती जा रही हैं कोल माइंस, तो उसकी वजह से जो ज़रूरत है फॉर द लेबर, जो कोल माइनर्स हैं उनकी ज़रूरत कम होती जा रही है, तो दे आर बिकमिंग अनएम्प्लॉयड. हाउएवर, तो इसलिए उनको जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी इन गेटिंग अ जॉब इन न्यू इंडस्ट्री, जैसे कंप्यूटर के अंदर. सो दैट इज़ कि उन्हें तो जब वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज़ कंसिडर्ड इन द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो दिस वाज अ क्वेश्चन. सो दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. दिस वाज आस्क्ड in the previous questions. So the question is unemployment resulting from wage rigidity and job rationing. This we've already studied in structural के अंदर ही. If you see the last lines, unemployment resulting from wage rigidity and job rationing is referred as structural unemployment. ठीक है. सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिनन ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज, जो कि मैंने बताया है कि द फिनोमिनन दैट लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जो लंबे समय तक चलता है, सो दैट इज क्रॉनिक, टेम्पररी नहीं होता. स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, कि उस इंडस्ट्री के पास इतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है कि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके. सो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है. सो अब बात कर लेते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट जो कि नेचुरल होता है. कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा ही, इवन देर इज़ पोटेंशियल पे है तब भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करेगा. सो फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी कुछ ना कुछ बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है. सो सम पीपल ईदर डू नॉट गेट अ जॉब, और वो अनविलिंग है टू एक्सेप्ट दैट जॉब एट अ इक्विलिब्रियम रियल वेज, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. सो सच टाइप ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम कंसिडर करते हैं एज अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या जिसे हम बोलते हैं नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नायरू. सो दैट इज़ द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट प्रिवेल्स जब आउटपुट एम्प्लॉयमेंट जो हैं वो फुली एम्प्लॉयड लेवल पे हैं, एंड दैट इज़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इसके अंदर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है, एंड देयर बेसिकली द स्टेडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन टू. तो आइडिया अबाउट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहले डिवेलप किसने किया था? इट वॉज डिवेलप बाय मिल्टन फ्रीडमैन एंड एडमंड फिल्म्स ने किया था इसे. ठीक है. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऐसा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहाँ पर लेबर मार्केट जो होती है दैट इज़ इन इक्विलिब्रियम, एंड इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन दोज हु वुड लाइक अ जॉब एट अ करंट वेज रेट एंड दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू टेक अ जॉब. सो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या जिसे हम नायरू भी बोलते हैं, नॉन एक्सिलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सो जो हमारा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट, दैट इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. सो वर्कर जो है वो एबल है, मतलब स्ट्रक्चरल के अंदर हमने पढ़ा था दैट इज़ इनवॉलंट्री या वॉलंट्री नहीं होता. स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो इट इज़ ही और शी इज़ नॉट एबल टू गेट अ जॉब बिकॉज उसके पास वो राइट स्किल नहीं है जो उस जॉब को करने के लिए रिक्वायर्ड है. ठीक है. So there are two types that are included, structural and frictional unemployment. So there exist
ऑल द टाइम्स, जो कि हमेशा ही रहता है, इवन व्हेन द इकोनॉमी ऑपरेट कर भी ले अपने पोटेंशियल पे, फिर भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी. सो दीज टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टुगेदर डिटर्मिन करती है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज कॉज्ड बाय सप्लाई साइड फैक्टर्स रादर देन डिमांड साइड फैक्टर्स. यहाँ पे सप्लाई साइड फैक्टर्स है. आगे हम एक और अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे विच इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट. वहाँ पे हम डिमांड साइड फैक्टर्स देखेंगे. जो नायरू है विच इज़ नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे सप्लाई साइड फैक्टर्स जो होते हैं वो कॉज होते हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा क्यों? बिकॉज इवन इफ द इकोनॉमी ऑपरेट करे भी अपनी फुल कैपेसिटी पे, देयर इज़ नो डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, then there will be still some unemployment जो कि cause होती है because of the supply side factors. ठीक है. So जो natural rate of unemployment है something that is known as the non-accelerating inflation rate of unemployment NAIRU, and that does not include cyclical unemployment. इसमें cyclical नहीं included होता, structural होता है और frictional होता है. ठीक है. So this was a question that was asked in July 2018 paper 2. The question is non-accelerating inflation rate of unemployment means a rate of unemployment for which change in inflation जो होता है वो ज़ीरो होता है. फर्स्ट जो है that's the correct option. ठीक है. सो नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व भी बोलते हैं. सो इट इज़ बेसिकली specific level of unemployment which is evident in an economy and that does not cause inflation to rise. उसमें inflation नहीं बढ़ता. नायरू को often हम represent करते हैं एक equilibrium से भी between the state of the economy and the labor market. ठीक है. Now this was a question that was asked in January 2017 paper 3. The question is if actual unemployment rate is below the natural rate of unemployment it would be expected that. तो क्या expected होगा? अगर actual जो है वो natural से कम होगा तो inflation बढ़ता है, ये हमें पता है. अगर actual natural से ज़्यादा होता है तो inflation घटता है. जब actual below है natural से तो inflation बढ़ेगा. ठीक है. सो फर्स्ट जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन. सो इफ एक्चुअल इन्फ्लेशन जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अगर लेस है नायरू से, फुल एम्प्लॉयमेंट से फॉर फ्यू ईयर्स, तो इन्फ्लेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा. सो इन्फ्लेशन रेट जो होगा दैट विल टेंड टू इंक्रीज. बट अगर एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है दैट इज़ ग्रेटर देन नायरू विच इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट रेट से ज़्यादा है तो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस फॉल हो जाएंगी. सो इन्फ्लेशन रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड देयर विल बी डिसइन्फ्लेशन. अगर दोनों अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नायरू दोनों बराबर हैं तो इन्फ्लेशन रेट टेंड्स टू स्टे द सेम. ठीक है. सो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉल्स बिलो द नेचुरल रेट, जब अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो नेचुरल से कम होता है तो देयर इज़ एन अपवर्ड प्रेशर, वेजेस बढ़ते हैं. बिकॉज क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है बिकॉज देयर इज़ अ रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन. जो कि मैंने पहले बताया, अगर अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअल का रेट इज़ लेस देन नेचुरल तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा. अगर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो कि एक्चुअल है दैट इज़ ग्रेटर देन अनएम्प्लॉयमेंट तो इन्फ्लेशन घटेगा. अब यहाँ पे बिलो है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा जिसकी वजह से वेजेस भी बढ़ते हैं, उसमें भी अपवर्ड प्रेशर आता है. सो व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ड्रॉप्स बिलो अ सर्टेन लेवल दैट इज़ रेफर्ड एज नेचुरल रेट से अगर कम हो जाता है तो इन्फ्लेशन विल टेंड टू इंक्रीज हो जाएगा एंड कंटिन्यू टू राइज अंटिल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रिटर्न्स टू द नेचुरल रेट. ऑल्टरनेटिवली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो राइज करता है अबव द नेचुरल रेट एंड इन्फ्लेशन रेट विल टेंड टू डिसेलरेट. ठीक है. जो कि हमने बात कर ही लिया. इनफैक्ट वी स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन फिलिप्स कर्व ऑल्सो. ठीक है. सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ बेसिकली एन अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है विद सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. सो अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बिलो द नेचुरल रेट होता है दैट बेसिकली सजेस्ट कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है फास्टर दैन द मैक्सिमम सस्टेनेबल रेट एंड बेसिकली इट प्लेसेस अपवर्ड प्रेशर ऑन द वेजेस और प्राइजेस जो होते हैं इन जनरल लीड टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन.
ठीक है। सो दिस इज़ गिवन बाय हमारा मिल्टन फ्रीडमैन, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट कुड बी डिटर्मिन्ड बाय इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इन्फॉर्मेशन, फैक्टर्स जो कि डिटर्मिन करते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। दैट इज़ फर्स्ट, दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब इन्फॉर्मेशन, स्किल्स इन एजुकेशन, क्वालिटी जो है एजुकेशन की, एंड retraining the schemes that will influence the level of occupational mobility. Third is the degree of labor mobility. ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है लेबर मार्केट के अंदर, जैसे अगर पावरफुल ट्रेड यूनियंस हैं तो उस केस में वो ट्रेड यूनियन जो है सप्लाई ऑफ लेबर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं इन सर्टन कंडीशंस ऑफ द लेबर मार्केट। ऐसे ही हेरिस्टिक्स है जो कि बेसिकली बताता है डिले इफेक्ट ऑफ समथिंग, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, दैट इज़ क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ द रिसेशन, जैसे आप कोरोना वायरस में भी देख रहे हो। इसके अंदर तो एक लेवल के बाद एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो जाता है जो कि इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वर्कर्स जो हैं अगर वो लंबे समय तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, दे बेसिकली बिकम डीमोटिवेटेड एंड लेस एबल टू गेट अ न्यू जॉब। ठीक है, दैट इज़ देयर। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, इट इज़ बेसिकली अ लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स व्हेन ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वो हमने पढ़ा था सप्लाई फैक्टर्स की वजह से डिटर्मिन होता है स्ट्रक्चरल। अब साइक्लिकल जो पढ़ रहे हैं, साइक्लिकल जो है दैट इज़ डिटर्मिन बाय द डिमांड साइड फैक्टर्स, कि ओवरऑल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में दैट कैन नॉट सपोर्ट पूरा फुल एम्प्लॉयमेंट। सो जब हमारा पीरियड ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है या पीरियड ऑफ, तो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जब एडी एग्रीगेट डिमांड कम होगा तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सो इट इज़ बेसिकली डिटर्मिन्ड बाय द फ्लक्चुएशंस इन द बिजनेस साइकिल। सो अगर बूम है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बूम नहीं है, डाउनफॉल्स हैं, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है दैट अकर्स व्हेन जॉब लॉसेज होते हैं ड्यूरिंग द डाउन टर्न्स एंड द कंट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस साइकिल। ठीक है। सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कि हमने पढ़ा था, दैट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय शिफ्ट इन द इकोनॉमी, इम्प्रूवमेंट हो गई टेक्नोलॉजी के अंदर, वर्कर्स जो हैं वो लैक करते हैं अगर प्री रेक्विजिट जॉब स्किल्स को, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी दैट इज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द वर्कर्स टू फाइंड दैट पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कन्वर्सली अगर स्विंग्स होते हैं कंपनी के बिजनेस साइकिल्स के अंदर, दैट कॉजेज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। दिस इज़ द क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड विद द सिमिलर पैटर्न जो हमने पीछे पढ़ा ही है क्वेश्चन, कि द अनएम्प्लॉयमेंट दैट इज़ एसोसिएटेड विद शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, शॉर्ट रन इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की वजह से हमने फ्लक्चुएशंस पढ़ाई है, दैट इज़ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर पैटर्न पे ही है। इफ़ पीपल आर मेड अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, अगर डिमांड कम होगी तो दैट इज़ डिमांड साइड फैक्टर्स किसके अंदर होते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है। सो डिमांड कम होगी तो लोगों को, फर्म्स को ज़रूरत ही नहीं होगी इतने ज़्यादा वर्कर्स को अपने पास रखने की, रैदर जब फर्म्स को ज़रूरत नहीं होगी तो ले ऑफ कर देंगे वर्कर्स, तो देयर विल बी द एग्जिस्टेंस ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फर्म के बूम्स और डाउनफॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो एग्रीगेट कम, डिमांड कम है तो देयर इज़ अ डाउनफॉल इन द बिजनेस साइकिल, सो उसकी वजह से क्या होगा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। ठीक है। सो दिस वी ऑलरेडी सीन, सिमिलर पैटर्न पे ही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। डिमांड साइड में क्या होता है, सप्लाई साइड में क्या होता है, सप्लाई साइड जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिमांड साइड क्या होता है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है। सो दिस वी सीन। अब ये क्वेश्चन है कि इफ़ देर इज़ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी द गवर्नमेंट माइट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट, इंकरेज सेविंग, की कट जो हमारा इनकम टैक्स है, तो कट करेंगे इनकम टैक्स तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है वो घट जाएगी। सो सी जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को घटा सकती है, घटाने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, जब एग्रीगेट डिमांड स्टिमुलेट हो जाएगा तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट
अ फंडामेंटल कॉज ऑफ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली, उसे हम क्या बोलते हैं, जो फंडामेंटल कॉज क्या है, वाइड स्प्रेड डिफिशेंसी इन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज की, सो दैट मे कॉज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, सो दैट इज़ अ फंडामेंटल कॉज. ठीक है. So this is also a next question. Next question is to reduce cyclical unemployment the government क्या कर सकती है, टैक्स कम करेगी तो उसके बजट में डेफिसिट तो हो ही जाएगा. So this is connected with the question that we've already studied also. So C जो है that's the correct option. I hope आपको different types of unemployment अच्छे से समझ में आए होंगे. In the next video we'll be discussing the previous year questions. Stay tuned for that as well. Thanks for watching. Bye bye.